हमारे वयोवृद्ध सीनियर हमारे पार्टी के पूर्व में सरपंच रहे दलपत सिंह जी, और इधर हमारे प्रधान साहब के प्रतिनिधि आदरणीय जोगेंद्र जी, और महिपाल जी हमारे युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष बालोतरा की, और हमारे गुरुदेव नफसा प्रधानाचार्य जी, और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई तुके, हमारे सरपंच साहब, युवा और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण त्रिलोक जी और सिगरती जी, और इधर हीराराम जी, हमारे सिरोही से पधारे हमारे प्रभारी आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, और सभी उपस्थित मंच पर बैठे अतिथि और सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी समाज के वरिष्ठ जन और सभी मेरे युवा साथियों, और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन से नींद नहीं ली होगी, और ऐसे हमारे वैसे सभी प्रेम से और प्यार से कालू बना कहते हैं, और गजेंद्र कर्ण जी और सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों, गजेंद्र कर्ण जी वो पीछे खड़े हैं, वो हमेशा मंच पे आना और भाषण देना कम पसंद करते हैं, लेकिन काम करना पसंद करते हैं, और इसी की वजह से इनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा है, ख्याति है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने यहाँ पर आकर रक्तदान दिया, और कई ऐसे जिन्होंने रक्त देने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि कईयों ने समाचार किए कि तुम्हें जाना है, कईयों ने कहा कि तुम्हें रक्त देना है, और कईयों ने कहा यार दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सभी कहकर जो उन्होंने मनोबल बढ़ाया उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जो लगातार सतत बनता रहता है। शरीर के अंदर खून है ना, वो कभी एक ऐसी मशीन भगवान ने दी है कि वो उसके लिए आप जितना दोगे ज्यादा उतना भगवान पीछे से भेजते रहेंगे, और ये एक ऐसी अंदर ही सिस्टम बना हुआ आपने, और वास्तव में ये भगवान ने क्या लीला बनाई है इंसान की कि इतने सारे युवा साथी खड़े हैं, सबकी अलग अलग चेहरा है, अलग अलग शक्ल है, किसी का मन भी एक जैसा नहीं है। तो जिस तरह से, लेकिन एक मुखी भी कई बार होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि भगवान ने जिस तरह से रक्त की बात की मैंने मेरे जीवन में 27 बार रक्त दिया है, लेकिन 27 बार खून देने के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो एक तो रक्त देना, कभी कोई व्यक्ति कहता है कि कमजोरी आती है, कमजोरी नहीं आती है, रक्त से तो उल्टा ताकत आपके बढ़ती है। इसलिए कभी भी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको रक्तदान करना चाहिए। और दूसरा, आज जैसा कि आपने रक्तदान किया है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक जब महात्मा गांधी जी की जयंती है, तब तक ये सेवा का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पहले कोई दूसरे होते तो वो अपना ही जीवन मनाते थे कि अपना जन्मदिन मन जाए, दूसरों से कोई और, उसके बाद में भी चलता न चलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म को सेवा के लिए समर्पित किया है कि मेरे लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो कि मंदिर में यज्ञ हो रहा है या कहीं पर भी मंदिर में या कहीं जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मोदी जी ने स्पष्ट मना किया कि कहीं जाकर मेरे लिए दीर्घायु की कामना करना कि ये आपके यज्ञ किया जा रहा है, ये भगवान मंदिरों में भजन संध्या की जा रही है, इसके लिए स्पष्ट मना किया उन्होंने कहा मेरी अगर जन्मदिन मनाना चाहते हो तो ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की, गरीब व्यक्ति हो या ऐसे जो पशु पक्षी है जिनकी हम सेवा कर सकें,
और सफाई का अभियान से लेकर अन्य सेवा का काम करें, तो ये पखवाड़ा पूरा मनाया जा रहा है। तो मोदी जी के लिए एक सेवा के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बीच में संजोग से मेरा जन्मदिन भी आता है और इसलिए आप सबने आज मेरे को कई मेरे युवा साथियों ने कहा, मैंने कहा मोदी जी का पखवाड़ा चल रहा है, मेरा अलग करने की क्या आवश्यकता है। कालू बना भी मेरे पास आए कि आपने तो रक्तदान का रखना है। मैंने कहा बना अपने रक्तदान वाला रहने दो इस बार। और मैंने इस बार ये तय कर रखा था कि मेरा जो इस बार का जन्म दिवस है वो गौ माता को समर्पित हो, गाय के लिए। और इसलिए मैंने आज सुबह से लगातार पहले कार्यक्रम से लेकर अब से पहले तक जितने कार्यक्रम हुए सारे गौ माता को समर्पित थे। गौशाला में जाकर गायों की सेवा की और गायों की सेवा की। और मैंने कालू बन्ना को भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी जरूरी है कि हमारे अगर आप एक दिन में सारा यही अगर गायों की सेवा कर रखेंगे, कुछ अगर जरूरत पड़े तो रक्त की भी जरूरत है। तो इसलिए इन्होंने आग्रह किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका मन है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो सेवा का पखवाड़ा मैंने जो इस बार गाय के लिए जो समर्पित किया है, इसके पीछे कारण एक है कि इस बार हमारी गौ माता के ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी आई और उस बीमारी की वजह से यहाँ पर कितनी लाखों गायें मर गई। ये आपदा पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारे पशुपालकों का, किसानों का। और जब ये बीमारी आई तो उस समय मुझे ज्ञात हुआ और मुझे आज मैं गौशाला में गया, मैंने कई गायों को देखा, वो जो कुछ ठीक हो रही थी कुछ ठीक हो गई। तो मैंने मन में सोचा कि वास्तव में ये जो गायें हैं इनके साथ में वास्तव में एक चीज के लिए मैं कह सकता हूँ कि गुनहगार है तो यहाँ की सरकार है। राजस्थान की सरकार ने लापरवाही की और उसकी वजह से गायें गई। हुआ क्या था कि जैसे ये बीमारी आई तो उस समय मुझे पता चला यहाँ पर 10, 15, 20 एक गायें लगभग उस समय मृत्यु हुई थी। तो मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से मैंने भारत सरकार के बात की। मैंने कहा हमारे वहाँ पर एक बीमारी आई है। तो उन्होंने कहा वो बीमारी तो हमारे यहाँ पे भी आई थी, लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा कैसे किया? कि उसका एक टीका है, उस टीके से हमने कंट्रोल किया पूरे गुजरात के अंदर और उसकी वजह से वो कंट्रोल। तो मैंने कहा मेरे भी वहाँ पर करवा दो, नहीं तो सब गायें मर जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ये खतरनाक बीमारी है और इसलिए मैंने कहा आप राजस्थान सरकार के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके लिए कुछ एक्शन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान चला जाता हूँ और मैं जाकर वहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग लेता हूँ, मंत्रियों की मीटिंग लेता हूँ। उन्होंने दूसरे दिन ही वो वहाँ से राज्यसभा से निकले और राजस्थान के अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि आप इस बीमारी को कम मत आंकना, ये बहुत ही भयावह बीमारी है और इससे बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। तो उन्होंने तुरंत उस समय कहा कि आपको जो भी चाहिए भारत सरकार से वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारे को राजस्थान सरकार ने कि हमारे को 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, हमारे पास अभी फंड नहीं है। तो उस समय मंत्री जी ने कहा 5 नहीं, हम आपको 8 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हैं और 5 की जगह 8 स्वीकृत किए। 8 करोड़ स्वीकृत करने के बाद में भी बड़े आप देख लीजिए कि उसको 2 महीने तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। 2 महीने तक गायें मरती रही। हम कहते हैं कि ये बीमारी ज्यादा फैल रही है और अशोक जी गहलोत उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते रहे कि ये तो सेंट्रल का विषय, सेंट्रल के ऊपर की राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। और इस तरह से वो आरोप उन्होंने कोरोना के अंदर भी यही चीज की, मजदूर आ रहे थे उस पर भी उन्होंने केंद्र पे थोपने का काम किया, हर चीज पे कर रहे थे। तब मैंने कहा कि इस गौ माता के नाम पर कम से कम आप ऐसा मत कीजिए। ये गायें मर गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोई रूह तक नहीं, जो भी नहीं रहेगी। तब जाकर फिर जब स्थिति बिगड़ी, चारों तरफ से दबाव बना, तब उन्होंने कहा कि हमारे को वैक्सीनेशन के पैसे चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने डिमांड की तो भारत सरकार ने 60 लाख वैक्सीनेशन के इंजेक्शन इनको तुरंत व्यवस्था करवा दी। 60 लाख वैक्सीनेशन को टीके देने के बावजूद भी उन्होंने टीकों पर काम नहीं किया। टीके लगाए किसके? जो बीमार गाय थी उनके कहा कि आप लगाइए। अब बीमार गाय के अगर टीका लगेगा तो उसके डबल डोज हो जाती है और उससे वो नहीं मरती है तो भी गाय मर जाती है।
अगर कोरोना के हम पेशेंट हैं और कोरोना के पॉजिटिव के टाइम अगर आप वैक्सीनेट अगर टीका लगाएंगे तो आदमी मरना ही है, स्वाभाविक है। वैसा का वैसा इसमें था। और ऐसी चीज के अंदर उस गौ माता के अंदर बीमार गाय के टीके लगाए और उसकी वजह से गाय सेम डे या दूसरे दिन मर गई टीका लगाते। ये स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसी स्थिति बनी तब हमने कहा इसको गाय के बीमार गाय के टीका मत लगाए। गाय को टीका लगाना तो वो स्वस्थ गाय है उसके लगाए, या जो बीमार हो गई वो ठीक हो गई उसके लगाए। और उसके बाद में भी उन्होंने ऐसा करते रहे और लास्ट में अब हमने एडवाइजरी जारी करके कहा कि आप पूरी जितनी गायें हैं उन सबके टीके लगाओ। और अब जब बीमारी इस स्थिति के अंदर पहुंची तब अब टीका शुरू किया है। और अभी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर बाड़मेर जैसलमेर में फिर भी उन्होंने शुरू नहीं किया। अभी मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर मैंने टीम को स्पेशल बुलाकर जैसलमेर में शुरुआत की और आज बाड़मेर के अंदर उसकी शुरुआत में करके और बालोतरा में शुरुआत करके आया हूँ कि कोई गाय पीछे नहीं बचनी चाहिए, सबके टीकाकरण होना चाहिए ताकि कभी भविष्य में बीमारी आए या तो इसके कोई भी नुकसान नहीं हो। इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स अगर गायों के अंदर हो जाती है तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। और इसीलिए मैंने आज कहा, उस दिन मैंने सोचा कि मेरा जन्मदिन है वो गायों को समर्पित होगा। और आज गौशाला के अंदर जाकर और सेवा करने का अवसर मिला और आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस आपको मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के जो युवा साथी हैं उन युवा साथियों से मैं जब मिलता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ, तो एक यहाँ के जो एनर्जी है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, उसको देखकर मुझे खुद को कई बार उत्साह वर्धन होता है। और मैं आज कह सकता हूँ कि यहाँ पर चाहे कभी भी सामाजिक गतिविधियाँ होती है तो उसके यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कार्यक्रमों के अंदर कई तरह की संस्कार की बातें भी की जाती है और संस्कार हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर रक्तदान देने वाला भी संस्कारित था, इसलिए उसने अपना रक्तदान देने का काम किया। कुछ लोग आए, हंस के भी गए। हर तरह के लोग होते हैं, देवता भी होते हैं, दानव भी होते हैं इस दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारे देवता हो जाए तो फिर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देवता और दानव जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय से है, इसलिए अपने को कर्म करते जाना है भविष्य के अंदर भी। हम जब अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो अच्छा काम करने जाएंगे तो कई लोग उसका विरोध भी करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमारे आने वाले समय के अंदर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को आगे बढ़ाने का भी संकल्प है, भारत अब विकसित होने लगा है। पहले विकासशील की बात किया करते थे कोई भी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से। इस बार 15 अगस्त को कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरा देश अब आने वाले समय के अंदर 2047 के अंदर जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएं, उस समय मेरे भारत को कोई गरीब देश नहीं कहे, उसको विकसित देश कहे। और इसी दिशा में अब काम होना प्रारंभ हुआ है। पहले जो लोग थे उनकी जो मानसिकता थी वो 5 साल की योजना की मानसिकता थी। इसलिए तो आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना चलाते थे, उनको पता 5 साल बाद में आएंगे नहीं आएंगे तो भी हमारी सोच उतनी है कि 5 साल की योजना बना दो, आगे फिर और देखेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने आपने देखा होगा अब जो बनाते हैं योजना वो आने वाले 25-30 साल के लिए योजना बनाते हैं, न कि वो 5 साल के लिए योजना बनाते हैं। इस देश को सालों साल तक गरीब देश कहा गया। और गरीब किस लिए कहा गया? क्योंकि वास्तविकता में यहाँ पर गरीबी थी। हमारे गांव के अंदर देख लीजिए, मैं जब भी गांवों के अंदर इधर ढाणियों में जाता था तो आज से 7-8 साल पहले की अगर बात करें तो कच्चे झोंपे होते थे, लाइटें तक नहीं थी, गांवों के अंदर सड़कें नहीं थी। यहाँ पर कच्चे झोंपे के साथ में अगर देखा जाए तो कोई पानी की व्यवस्था या किसी प्रकार की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। नर्क जैसा जीवन जी रहे थे यहाँ के लोग। और जब भी कोई नेता आता था तो नेता के पास में इतनी बड़ी थप्पी लग जाती थी जिसके अंदर शिकायतों की कि हमारे हैंडपंप लगा दो, हमारे लाइट को करवा दो, हमारे पानी करवा दो, हमारे राशन कार्ड बना दो, राशन कार्ड में नाम नहीं है, वो नहीं, ये नहीं, सारे चलते थे। और ऐसी चीजों को लेकर जब फॉरेनर्स आते थे तो उनके फोटो खींचते थे। गांव में जाते थे, विदेशी लोग आते फोटो खींचते कि इस गांव के अंदर गरीब बहन रहती है,
और उसके जाकर झोंपे में वो खाना बनाती, लकड़ी के ऊपर उसका फोटो खींच के, आंखों में आंसू आते हुए खींच के, और विदेश में ले जाकर वहां पर फोटो अखबार में छापते और कहते देखिए हिंदुस्तान की तस्वीर, गरीबों का देश। ये गरीब लोग रहते हैं वहां पे, जिनका रोटी बनाने के लिए उनको लकड़ी के धुएं के अंदर आंखें फोड़नी पड़ती है। फिर हमारी बहनें पानी लेकर आती थी 15-15 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर से घड़ा सिर पे लिए धोए हुए, उनका फोटो खींचा करते थे ये विदेशी लोग, और फोटो खींच के और फिर वे किसी मैगजीन में छपाते थे, और छपा कर फिर वापस कहते कि देखिए हिंदुस्तान में इतनी गरीबी की बहनें सिर पर घड़ा लादते हुए और 5-5, 7-7 किलोमीटर से पानी लेके आ रही है। ऐसे ही कच्चे झोंपे के आगे खड़े रहकर फोटो खिंचवाते थे कि देखिए हिंदुस्तान की गरीबी, इनके पक्का मकान भी नहीं है। ऐसे गरीब हालात का हिंदुस्तान की छवि बनी हुई थी, और उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर लोग हिंदुस्तान को कहते थे कि गरीबों का देश। और जहाँ गरीबी होती है वहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं करता। गरीब का कोई सपोर्ट करता है क्या? ये तो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है जो सपोर्ट करती है, सबका साथ सबका विकास करते हैं। बाकी पहले की सरकारें भी गरीब का सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर भी गरीबी, गरीबों का देश, गरीब गरीब कहा गया, विकासशील है, विकासशील है, विकास कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनी और जो बनाई वो अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनाई। दीनदयाल जी कहते थे कि अंत्योदय के नारों को चरितार्थ करना है, सबका साथ सबका विकास करना है। तो सबके साथ और सबके विकास के लिए फिर आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, ताकि कोई विदेशी आकर फोटो खींचे तो पक्के मकान के आगे मेरी बहन मेरा भाई खड़ा होकर फोटो खिंचवाए। गैस का कनेक्शन गांव में पहुंचाया कि मेरी बहन का फोटो खींचे तो कम से कम गैस के चूल्हे के आगे फोटो खींचे। सोच जाने वाले मेरी बहन भाइयों को बाहर किसी सड़क या पेड़ के पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं, उनका भी घर पर शौचालय बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उनको इज्जत देने का काम किया। इस तरह से देश के अंदर ये आम आदमी को लगने लगा कि हमें अब कोई ऐसा नेतृत्व आया है जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। किसानों की बात करें तो किसानों को सम्मान निधि के तौर पर पैसा देना प्रारंभ किया, किसानों के लिए योजनाएं बनी। कृषि का टोटल बजट जब मैं मंत्री बना उससे पहले जब मैंने उस जाकर पता किया कि इस देश में कृषि का बजट कितना है और उन लोगों ने कितना रखा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जब मैंने 2013 में मैं गया वहां पर देखा, मैंने 2013 में ये कितना कृषि का बजट रखते थे, तो मैंने 2013 और उससे पहले के बजट देखे तो 2013 में अधिकतम 23,000 करोड़ कृषि का बजट था। उसमें से आधे अधिकारियों की सैलरी में, थोड़े बहुत बचते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते, किसानों के तो लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि का बजट है वो जहां उनका 23,000 करोड़ था, अब कृषि का बजट मोदी जी ने 1,32,000 करोड़ कर दिया। और उसमें से 65,000 करोड़ तो सीधे किसान के खाते में जाते हैं, जो 2,000 रुपए किसान के हर 4 महीने में आते हैं। अभी दीपावली से 4-5 दिन पहले दीपावली करवाएंगे मोदी जी 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए फिर आएंगे। इस तरह से वो भी डायरेक्ट आएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। और जब वो मोदी जी खाते खुलवा रहे थे जन धन के गांवों के अंदर, तो विपक्ष के लोग मुद्दा उठाते थे कि क्या करेंगे खाते खोल के, ये खाते खुलवा कर क्या करेंगे? बैंक में तो उनका खाता खोलेगा, गारंटर चाहिएगा, जीरो बैलेंस पे खाता, ये इनके खाते में 2,000 रुपए रखना जरूरी था। लेकिन आपने देखा होगा मोदी जी ने बैंक वालों को बुलाकर कहा कि आज के बाद बैंक में खाता है ना वो गरीब का भी खुलेगा, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, सभी किसानों के और गरीब की गारंटी मैं लेता हूं नरेंद्र मोदी, अभी कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खोले कि कोई बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो किसान का कोई खाता बंद नहीं होगा, गरीब का कोई खाता बंद नहीं होगा। और उसका परिणाम ये रहा कि जब कोरोना के अंदर जब खाद्य सामग्री के तौर पर निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन दिया जा रहा है, और राशन के साथ में जब आवश्यकता पड़ी प्रधानमंत्री जी को कि हमारे वहां पर कोरोना के लॉकडाउन के अंदर उनके पास में पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में तेल कहां से लाएंगे, मिर्ची कहां से लाएंगे, नमक कहां से लाएंगे, जीरा कहां से लाएंगे, हल्दी कहां से लाएंगे, तो उस समय मेरी बहनों के खाते थे
और मोदी जी ने जितनी भी देश की बहनें जो थी जिनके खाते थे उनके खाते में 500 की 3 किस्त के अंदर 1500 रुपए डायरेक्ट पहुंचा दिए जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन में था। लेकिन मोदी जी ने 12 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए, 22 करोड़ महिलाओं के। तो इस तरह से देश अब आगे बढ़ चला है। भारत की बात ये करने चली कि अब भारत विकसित देश बनेगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि भारत विकसित देश हम